नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग है। कोरोना काल को देखते हुए चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां तो कर ली हैं, लेकिन अब सारा दारोमदार वोटर्स पर है, क्योंकि लोकतंत्र में आहुति उन्हीं को देना है। प्रचार के दौरान जहां पॉलिटिकल पार्टियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी, तो वहीं अब बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग और जनता पर है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कल जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या कुछ आपको इंतजाम मिलेंगे और किस तरह से आप अपना वोट डाल सकेंगे। वोटिंग से एक दिन पहले ही आपके वहां आने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तमाम वोटिंग बूथ को सैनिटाइज किया जा रहा है। 1500 वोटर एक बूथ पर जाते थे, लेकिन इस बार संख्या घटाकर 1000 की गई है ताकि भीड़ जमा ना हो। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर साबुन, पानी, सैनिटाइजर यानी आपकी सुरक्षा का इंतजाम। बगैर मास्क वाले वोटर्स के लिए मास्क उपलब्ध रहेंगे, यानी बिना मास्क के एंट्री नहीं रहेगी। थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। तापमान अगर आपका ज्यादा आया तो आपको टोकन मिलेगा और फिर आप सबसे आखिर में आइए। लास्ट का 1 घंटा आपके लिए मतदान कर्मचारी अधिकारी इंतजार करेंगे। इसके अलावा पोलिंग बूथ पर व्यवस्थाएं क्या कुछ बनाकर रखी जाएंगी जितनी देर तक मतदान चलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर रखी जाएगी। 6 फीट की दूरी पर गोले होंगे। आपको उस गोलों के भीतर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना होगा। 3 कतारें इस बार लगाई जा रही हैं। पुरुष अलग, महिला अलग और सीनियर सिटीजन के लिए तीसरी लाइन इस बार विशेष तौर पर। बूथ के एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्कैनिंग से आपको गुजरना होगा। वोटिंग एरिया में सैनिटाइजर आपको हर जगह मिलेगा। रजिस्टर पर जब आप साइन करेंगे आपको ग्लव्स मिलेंगे। 1 टाइम यूज ग्लव्स होगा। पहनिए, इस्तेमाल कीजिए, फेंक दीजिए। ईवीएम का बटन दबाने के लिए भी आपको ग्लव्स बूथ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। अब चूंकि कोरोना काल चल रहा है और अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो फिर कैसे वोट दे सकते हैं। आखिरी 1 घंटा ऐसे मरीजों के लिए रखा गया है। वोटिंग की प्रक्रिया को सेक्टर मजिस्ट्रेट कोऑर्डिनेट करेंगे, यानी उनके कोऑर्डिनेशन में वोट डाला जाएगा। इसके अलावा पोस्टल बैलेट की भी व्यवस्था की गई है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं पोस्टल बैलेट से दे सकते हैं अपना मत, या फिर वोटिंग का जो आखिरी घंटा है विशेष तौर पर उन लोगों के लिए रखा गया है। चूंकि ये कोरोना काल का चुनाव है, इसलिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए गाइडलाइन जारी की थी। गाइडलाइन के मुताबिक प्रचार नजर नहीं आया और आयोग की गाइडलाइन का जबरदस्त उल्लंघन इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिला। राजनीतिक दलों के लिए आयोग ने जो गाइडलाइन तैयार की थी वो केवल नामांकन दाखिल करने में नजर आई, मगर प्रचार के दौरान गाइडलाइन का एक भी बिंदु ऐसा नहीं नजर आया जिसका पालन हुआ हो। पहले आपको वो गाइडलाइन बता देते हैं क्या कुछ गाइडलाइंस बनाई गई थी और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी की ये वो गाइडलाइन थी। प्रचार के लिए सुरक्षा कर्मियों के साथ 5 लोग जा सकते थे। रोड शो अगर करना है, काफिले में सिर्फ 5 गाड़ियां। दूसरा, अगर कोई काफिला है आधे घंटे बाद गुजरेगा, सिर्फ 5 गाड़ियां होंगी। रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निशान बनाने की बात कही गई थी। मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था का जिक्र गाइडलाइन में था। प्रचार के लिए सुरक्षा कर्मियों के साथ 5 से ज्यादा लोग रखने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जितनी खबरें, जितनी तस्वीरें, जितने चुनाव प्रचार के कवरेज हमने आपको दिखाए, शायद ही ये गाइडलाइन आपको कहीं पूरी होती नजर आई होगी। यानी चुनाव प्रचार के दौरान तो कम से कम इन गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई हैं। तो चलिए, इस वक्त इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जो जो लोग जुड़ रहे हैं उनसे आपका इंट्रो करा देते हैं। जुगल किशोर शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, विशेष संवाददाता हैं। ग्वालियर में लगातार चुनाव प्रचार से संबंधित खबरें दर्शकों तक पहुंचाते रहे। इसके अलावा पीयूष पारे विशेष संवाददाता हैं। सांवेर वो सीट है जो मध्य प्रदेश की सियासत में हॉट सीट मानी जाती है, वहां से जुड़ेंगे। इसके अलावा धर्मेंद्र जायसवाल स्टेट एडिटर हैं छत्तीसगढ़ के, लेकिन अनूपपुर में पिछले कई दिनों से लगातार कवरेज कर रहे हैं। पंकज प्रजापति संवाददाता जुड़ेंगे सुर्खी से। सागर में ये सीट आती है, बेहद महत्वपूर्ण है।
और इसके अलावा सुशील शर्मा साहब हमारे स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवश्री माली साहब भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ेंगे। सीधे रुख करेंगे सबसे पहले हम जुगल किशोर शर्मा की तरफ। जुगल, दो चीजें ऐसी हैं इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला हिस्सा लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं। कल जो लोकतंत्र का पर्व है और वोट डाले जाने हैं, ग्वालियर और उसके आसपास जहां जहां आप गए हों, जो व्यवस्थाएं आपने देखी हों, वो हम जरूर जानना चाहेंगे। दर्शकों से भी आप शेयर करिए। देखिए सोहेल, अगर हम बात करें ग्वालियर चंबल की, तो यहाँ चुनाव ये बेहद संवेदनशील माना जाता है और सुरक्षा कारणों से, सुरक्षा लिहाज से हम कह सकते हैं कि बेहद संवेदनशील होता है। इसलिए मैं इस वक्त खड़ा हूँ ग्वालियर पूर्व की एक मतदान केंद्र पे। आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था में आपको सशस्त्र पुलिस बल आपको जरूर दिखेगा। हर बूथ पर आपको एक गनधारी पुलिस कर्मी जरूर नजर आएगा, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है ग्वालियर चंबल का। और आप ये देखेंगे कि जो मतदान केंद्र है वहाँ आपको पूरा एक चार्ट मिलेगा जिसमें जिक्र होगा कि यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार कौन कौन है। आप अगर देखेंगे तो आपको सभी उम्मीदवारों के नाम यहाँ नजर आ जाएंगे, ताकि जो भी वोटर यहाँ आएगा वोट डालने के लिए उसको ये देख ले कि उसको इनमें से चयन कर ले कि किसको से मतदान वोट देना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये मैं मतदान केंद्र में हूँ उस समय, ग्वालियर पूर्व का ये मतदान केंद्र है। उस ग्वालियर पूर्व के इस मतदान केंद्र में तमाम कर्मचारी तैनात हो गए हैं और वो अपनी ड्यूटी जो है वो शुरू कर चुके हैं और लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि कल शाम तक यहाँ मतदान होना है और उस मतदान के लिए तमाम तैयारियां ये लोग पूरी कर चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार यह है कि कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है, तो इस लिहाज से बेहद सतर्कता बरती जा रही है। जो भी यहाँ मतदाता आएगा उसको पहले सैनिटाइज किया जाएगा, उसके हाथ सैनिटाइज किए जाएंगे, उसको मास्क दिया जाएगा और अगर उसका टेम्परेचर भी चेक होगा। अगर वो टेम्परेचर उसका अगर ज़्यादा निकलेगा तो उसको कुछ देर के लिए यहाँ पे रोका जाएगा, फिर चेकअप के बाद या आखिरी 1 घंटे बाद उसको मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा। अगर मैं बात करूँ जो यहाँ कर्मचारी हैं उनके लिए पीपीई किट का इंतजाम भी किया गया है। जी बताइए, किस तरह का इंतजाम यहाँ किया गया है मतदान केंद्र में? जब वोटर वोट डालने आएगा तो क्या क्या सावधानी आप लोग बरतेंगे? मतदाता जब मतदान करने आएगा तो सर्वप्रथम उसको सैनिटाइज किए जाएंगे, हैंड ग्लव्स दिए जाएंगे, मास्क दिया जाएगा। आप लोगों की सुरक्षा के क्या इंतजाम रहेंगे? हम लोगों की सुरक्षा के लिए मास्क है, सैनिटाइजर है, पीपी किट है, ग्लव्स हैं। अच्छा, आप लोग भी पीपी किट के साथ यहाँ रहेंगे? हाँ, पीपी किट के साथ। जी सोहेल, इस बार ये चुनाव में हम सारी तमाम चीज़ें जो देखते हैं वो लगभग सभी एक तरह समान होती है, लेकिन इस बार ये एक बहुत बड़ा अंतर रहेगा कि जो कर्मचारी होंगे जो वोट डलवाएंगे वो पीपीई किट में होंगे। जिस तरीके से डॉक्टर आपको अस्पताल ठीक है जुगल, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। इस वक्त हम रुक कर रहे हैं अनूपपुर की तरफ। धनवेंद्र जायसवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप स्टेट एडिटर हैं छत्तीसगढ़ के, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार अनूपपुर में डेरा डाले हुए हैं। जायसवाल साहब, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और जो चुनौतियां हैं उसके मद्देनजर आप क्या कुछ तैयारियां इस बार निर्वाचन आयोग की देख पा रहे हैं? देखिए, मैं अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के पसान नगर पालिका क्षेत्र में हूँ। जमुना कॉलोनी में बूथ क्रमांक 162 जो बनाया गया है वो आदर्श मतदान केंद्र है। यहाँ एक शानदार सामियाना लगाया गया है। यहाँ स्वागत की पूरी तैयारी है, मतदाताओं के गुब्बारे लगाए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो व्यवस्थाओं को थोड़ा सा दिखाएं। ये मतदान केंद्र बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया है। यहाँ जो मतदाता आएंगे उनके साथ पूरे उनको यहाँ पर सबसे पहले उनको सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइज करने के बाद उनका थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग में यदि वो नॉर्मल मिले तो उनको आगे भेजा जाएगा, और नहीं तो यहाँ पर एक कूपन काउंटर बना हुआ है, इस कूपन काउंटर में उनको दे दिया जाएगा और वो शाम 5 बजे के बाद उनको मतदान करने के लिए कहा जाएगा। ये जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं जिसमें ये निर्देश हैं, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बिना मास्क का प्रवेश न करें। यहाँ कोविड-19 के निर्देश को लेकर के भी एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया है, फ्लैक्स तैयार किया गया है, उसमें सारे दिशा निर्देश लिखे गए हैं। पुरुष मतदाताओं और महिला मतदाताओं के लिए अलग अलग कतार लगेगी, उसकी व्यवस्था की गई है। इस बूथ में 858 मतदाता होंगे, जिसमें से
उनके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ गोले बनाए गए हैं। मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करने से पहले ये गोले, इन्हीं गोलों में 6-6 फीट की दूरी का सामाजिक डिस्टेंस जो है उसका पालन कराने के लिए वो बनाया गया है। और यहाँ से मतदाता अंदर प्रवेश करेंगे। 858 कुल मतदाता हैं, जिसमें से महिला मतदाताओं की संख्या 408 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 450 है। ठीक, धर्मेंद्र जी, मैं यहाँ आपके ये पास सारे मैं आपके पास इंतजामात लौटूंगा, किए गए दोबारा लौटूंगा। तमाम तैयारियां आपने दिखाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ बने रहिए। सुशील शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शर्मा साहब, किस तरह से देखते हैं इन चुनौतियों को, और आपको क्या लगता है जो कुछ तैयारियां इस वक्त हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस बार कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है? देखिए सोहेल जी, आप चुनाव आयोग, चूँकि 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो सारी सरकारी मशीनरी इस वक्त चुनाव आयोग के अधीन है। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि जितनी अच्छी व्यवस्था, जैसा कि आपके रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं, मतदान केंद्रों पर की गई है, लेकिन ऐसी व्यवस्था हमें राजनीतिक दलों के प्रचार के दौरान नहीं देखने को मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कोविड-19 के संबंध में जो निर्देश हैं, जो फ्लैक्स आपके यहाँ भी दिखाया, वैसे फ्लैक्स तक हमें उन सभाओं में देखने को नहीं मिले, जबकि ये सभाएं भी चुनाव आयोग की गाइडलाइन के तहत ही की गई थी। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि जो वो वोटर आपके लिए वोट डालने जा रहा है, उसके लिए आप इतनी सुविधाएं कर रहे हैं, और वही जो चुनावी सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, उनमें चुनाव आयोग नदारद दिखता है। तो ये पहली सबसे बड़ी गलती तो चुनाव आयोग की यही है। मुझे लगता है कि इस मामले में चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बात मुझे और लग रहा है कि जिस तरीके की व्यवस्था की गई है, उसमें मुझे लगता है कि वोटिंग का समय जो है वो एक मतदाता को समय बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि इस बार जो अमूमन कई मतदान केंद्रों पर 6 बजे तक 5 बजे तक मतदान खत्म भी हो जाता था, मुझे लगता है इस बार जो है वो 7, 8, 9 बजे तक भी रहेगा, क्योंकि ये चुनाव केवल विधायक चुनने का भी नहीं है, इसमें मंत्री भी सीधे उम्मीदवार है और वो मंत्री बने रहने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो व्यवस्थाएं सुनील साहब बढ़ाई गई हैं, इसी वजह से शायद मतदाताओं की संख्या घटा दी गई है, ताकि ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि इस बार हमको हाथ भी धुलाना है, सैनिटाइज भी करना है, मास्क भी पहनाना है। रुक करेंगे हम सीधे इस वक्त सावेर की तरफ। हमारे संवाददाता पीयूष पारे हमारे साथ जुड़े हुए। पीयूष, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त आप सावेर में देख पा रहे हैं? मध्य प्रदेश की हॉट सीट है, एक चुनौती है इस बार इस उपचुनाव को कराना कोरोना काल के लिहाज से। जी देखिए, बिल्कुल सोहेल, आपने कहा कि एक चुनौतीपूर्ण वक्त भी है, और इंदौर चूंकि कोरोना काल में भी लगातार चर्चाओं में रहा, जिस लिहाज से यहाँ पर आंकड़े बढ़े थे, उसके बाद में सबसे बड़ी चुनौती निर्वाचन आयोग के सामने यही थी कि सांवेर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने हैं वे कैसे यहाँ पर संपन्न कराए जाएंगे। लेकिन आंकड़े धीरे धीरे कम हुए हैं, और अब चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की है उसी के साथ में यहाँ पर ये चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। और मतदान दलों की बात करें, निर्वाचन अमले की बात करें, तो सोहेल, ये विश्वास कहीं न कहीं मतदाताओं को दिलाया जाएगा कि आप मतदान केंद्र का रुख कीजिए, यहाँ पर आपके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, एहतियात यहाँ पर रखा जाएगा, कोरोना से बचाव के लिए तमाम इंतजाम किए जाएंगे, और उसी के साथ में आप यहाँ पर वोट अपना डाल सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर कहीं न कहीं निर्वाचन अमले का उत्साह ही है, जो ये बताता है कि आखिर ये किस तरीके से जो है वो लोकतंत्र का पर्व है, जिसे यहाँ पर सफल बनाने की कोशिश लगातार। पीयूष, ये तैयारियां ग्राउंड पर नजर आ रही हैं कि आपको जितनी बातें कही जा रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार हमारी निर्वाचन अमले से भी चर्चा हुई थी सोहेल, उनका भी यही कहना है कि हमारी कोशिश यही है कि जो मतदाता है, वोटर है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशान ना हो। शायद यही वजह है कि ना सिर्फ स्कैनिंग, थर्मल स्कैनिंग यहाँ पर की जाएगी, उन्हें मास्क प्रोवाइड करवाए जाएंगे, हैंड ग्लव्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और साथ ही उन्हें सैनिटाइज यहाँ पर किया जाएगा। तो ये तैयारियों की कोशिश, और शायद यही वजह है कि इस बार निर्वाचन आयोग ने, यानी कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी एक विशेष टीम, कोरोना प्रोटेक्ट टीम भी यहाँ पर तैयार की है। चलिए, यानी सांवेर में भी जो इंतजाम है वो पुख्ता नजर आ रहे हैं। चलिए रुख कर लेते हैं सागर की तरफ। सुर्खी से इस वक्त हमारे संवाददाता पंकज प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, तमाम जगहों पर अपने रिपोर्टर्स के पास जा रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि दरअसल जो बात निर्वाचन आयोग कह रहा है उसकी हकीकत जमीन पर क्या है? क्या कुछ आप सुर्खी के भीतर देखते हैं? जो बात कही जा रही है उतनी व्यवस्था नजर आ रही है क्या? बिल्कुल सोहेल, बताना चाहूँगा कि हमारी लगभग पिछले 3 दिनों में कई मरतबा जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सिंह से बात हुई, उन्होंने इस पर
बात को लेकर आश्वस्त किया है कि जो भी वोटर मतदान केंद्रों में वोट डालने के लिए आएंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी। अगर वो कोविड पेशेंट भी हैं, जी। अगर उनको लगता है कि उनका टेम्परेचर ज़्यादा है नापने के बाद, तो उनको सबसे आखिरी में जो है कि वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। और हर एक बूथ पर स्वास्थ्य कर्मी भी तैनात होंगे। उनको बाकायदा जो भी वोटर मतदाता जो हैं वो वोट डालने के लिए आएंगे, उनको बाकायदा हैंड ग्लव दिए जाएंगे, उनको सैनिटाइज कराया जाएगा उनके हाथों को, और अगर उनके पास मास्क नहीं होंगे तो मास्क भी पहना जाएंगे। लेकिन इन सब के बाद भी अगर राजनीतिक रैलियों की बात करें तो जो कोरोना गाइडलाइन है उसका खुले तौर पर उल्लंघन दिखाई दिया। इसी के तहत सागर में लगभग 20 से 22 मामले ऐसे दोनों ही दलों पर दर्ज हुए जिसमें कोरोना गाइडलाइन का खुले तौर पर उल्लंघन किया गया था। बुंदेलखंड में 2 सीटें आती हैं, सागर और बड़ा मलहरा। बड़ा मलहरा में भी लगभग अमूमन इसी तरह की स्थिति बनी हुई है कि जो भी पंकज, चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी, मैं उस पर बाद में आपसे चर्चा करूंगा और दोबारा आपके पास आऊंगा। फिलहाल देवश्री माली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। माली साहब, स्वागत है। ग्वालियर चंबल इलाके का जो मतदाता है, मैं उसको आपसे उसका मिजाज भी समझना चाहूंगा। किस तरह की चुनौती आप इस इलाके में खास तौर से कोरोना काल के दौरान इस उपचुनाव में देखते हैं? जो इंतजाम की बात कही जा रही है, क्या आपको इनफ लगता है? नहीं, देखिए सोहेल भाई, इंतजाम तो अच्छे हैं और होंगे भी, क्योंकि अब जो बारी है वो प्रशासन की है। जो कल तक जो काम था वो राजनीतिक दलों का था। राजनीतिक दल, चुनाव आयोग और कोर्ट के आदेशों ने ऐसी गफलत पैदा की जिसका लाभ जो है कोरोना फैलाने में नेता लगातार करते रहे जी। लेकिन वो चीज़ अब कल शाम को 5 बजे के बाद समाप्त हो गई जी। निश्चित तौर पर कोरोना काल में चुनाव से निपटने के लिए प्रशासनिक अमला तैयार है और उसने अपने इंतजाम भी किए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो आप देखेंगे कल, जो मुझे लगता है ऐसा ना हो, मैं चाहता हूं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, लोकतंत्र का महापर्व होता है इलेक्शन। उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि शहरी क्षेत्र में लोग वोट डालने कम ही जाएंगे। और अभी तक जो रुझान लग रहा है कि प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करने जाएं। इसके लिए उन्होंने जागरूकता के लिए प्रयास भी किए, लेकिन चूंकि ग्वालियर हॉटस्पॉट रहा है कोरोना के लिए, 200 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और हजारों की संख्या में लोग यहाँ कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अभी भी 2 दर्जन 3 दर्जन लोग रोज कोरोना के संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ाना प्रशासन की एक बड़ी चुनौती है। ठीक, माली साहब मैं आपके पास पलटूंगा दोबारा। सुशील शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा साहब, गाइडलाइन इस बार भी हैं, तैयारियां इस बार भी दिख रही हैं, लेकिन 29 सितंबर को जब नोटिफिकेशन जारी हुआ, गाइडलाइन उस वक्त भी थी, इंतज़ाम उस वक्त भी थे, लेकिन क्या लगता है आपको प्रचार के दौरान उन गाइडलाइन की धज्जियां ही उड़ती नजर आई हैं? नहीं, प्रचार देखिए, जब चुनाव आयोग ने गाइडलाइन बना दी तो स्वाभाविक है कि उसके पालन करवाने का दायित्व भी चुनाव आयोग का था जी। राजनीतिक दलों ने जो गलतियां की, जो कमियां की, जो भी कानून का उल्लंघन किया, लेकिन उसके लिए पहला दोषी मुझे लगता है चुनाव आयोग है। उस चुनाव आयोग के पास पूरे अधिकार हैं, सर्वशक्तिमान चुनाव आयोग है हमारे भारत का। ठीक। और हमने समय समय पे चुनाव आयोग की शक्तियों को देखा भी है। लेकिन मध्य प्रदेश में इन 28 सीटों के उपचुनाव मुझे लगता है चुनाव आयोग बहुत ही लचर तरीके से काम करता रहा। उसने वैसी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। इसी का नतीजा है कि आप केवल किसी एक राजनीतिक दल की बात ना करें, सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के निर्देशों, चुनाव आयोग से महत्वपूर्ण है कोविड, जिसका प्रभाव सीधे जनता पर पड़ता, नुकसान जनता को झेलना पड़ता, उनकी भी परवाह इन राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं की और चुनाव आयोग ने उनके स्वार्थ को पूरा होने दिया। इसलिए चुनाव आयोग उससे बड़ा दोषी है। ये सब चीजें जितनी नियंत्रित तरीके से आप मतदान करा रहे हैं, इतने ही नियंत्रित, इतनी ही सावधानियों के साथ चुनाव रैलियां भी हो सकती थी, चुनाव सभाएं भी हो सकती थी, संख्या कम ज्यादा हो सकती थी, आपको पंडाल बड़ा करना पड़ सकता था, लेकिन ये दायित्व तो चुनाव आयोग का था ना। चुनाव आयोग मतलब पहली बार मैं देख रहा हूं कि चुनाव आयोग ने इस तरीके से अव्यवस्थाओं को लगातार बढ़ने दिया। नतीजा ये हुआ कि कल चुनाव प्रचार थमने तक आप देखिए किस तरीके से उल्लंघन हुआ। और इसमें नेताओं का कुछ नहीं जाएगा, जो कुछ प्रभाव पड़ेगा वो कार्यकर्ता और जनता पर पड़ेगा। तो चुनाव आयोग ने इनकी कोई परवाह इस चुनाव में नहीं की प्रचार के दौरान। ठीक, माली साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवश्री माली साहब, ग्वालियर चंबल वो इलाका रहा जो इस उपचुनाव के लिहाज से सुर्खियां बटोरता रहा और बहुत हॉट इलाका रहा, क्योंकि ज़्यादातर हलचल जो रही वहीं रही। किस तरह से आपने इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती देखी हैं?
गाइडलाइन थी ही नहीं। गाइडलाइन सिर्फ अखबारों में थी, मीडिया पे थी, और कहते हैं ना कि कागजों में थी। कहीं कोई किसी प्रकार का, जिस तरह से कोरोना का हमला था ग्वालियर में, ऐसे ही गाइडलाइन के उल्लंघन का भी एक तरह से हमला था जी। लोगों की जान खतरे में पड़ी हुई थी, हजारों की संख्या में लोग रैलियों में आ रहे थे, और ये लगातार चला आ रहा था। यहाँ तो हाई कोर्ट तक ने ऑर्डर किया, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो ग्वालियर बेंच है उसने एक बाकायदा गाइडलाइन जारी की। सरकार ने उसने अंडरटेकिंग दी, इलेक्शन कमीशन ने अंडरटेकिंग दी, उसके बावजूद भी वो कानूनी दांव पे चलते रहे, और आखिरी में सारे राजनीतिक दल कोरोना बांटने के लिए अपनी रैलियां करते रहे, धज्जियां उड़ाते रहे, और हालांकि जनता इससे नाराज भी दिखाई दी जी। लेकिन जनता क्या कर सकती है, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन जो जांच की, जो इसके लिए जिम्मेवार था, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहा था। ग्वालियर की खंडपीठ ने 3 बार जब हड़काया, उसके बाद तो उन्होंने एफआईआर दर्ज की, और एफआईआर वो इतनी मामूली होती है जिससे किसी नेता पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चुनाव के दौरान तो ये कहते भी मिले कि इलेक्शन कमीशन करके दिखाए, ऐसा करके दिखाए, वैसा करके दिखाए। तो मुझे लगता है कि इस समय टीएन सेशन की याद आई जब हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को देखा था कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन का ठीक से पालन नहीं करवा पा रहा, लोगों की जान माल की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, वो इलेक्शन में कितना फ्री एंड फेयर होगा भगवान जाने। चलिए, और जिम्मेदारी आपकी हमारी भी बनती है। अगर हमको ये महसूस होता है कि कोरोना काल चल रहा है और ये बीमारी जानलेवा है, तो फिर हमको भी कुछ भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने की ज़रूरत थी। रैलियों में ना जाते तो कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन कल ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये आपका अधिकार है। माली साहब आपका, सुशील शर्मा साहब आपका, पंकज, धनवेंद्र जी, पीयूष पारे और जुगल किशोर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत में शामिल होने के लिए। तो कल लोकतंत्र का पर्व है। 28 सीटें हैं मध्य प्रदेश की जिस पर उपचुनाव है, 1 सीट छत्तीसगढ़ की है, मरवाही सीट जहां पर उपचुनाव है। मतदान आपका अधिकार है, आप जाइए। निर्वाचन आयोग ने तमाम वो इंतज़ाम वहां पर करके रखे हैं जो आपको कोरोना से बचाएंगे। गाइडलाइंस बनाई गई हैं, पालन करना आपका फ़र्ज़ है। सुरक्षित मतदान कीजिए, लेकिन ज़रूर मतदान कीजिए। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।